नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। हालांकि आधिकारिक रूप से आर्थिक समीक्षा अभी जारी नहीं की गई है, जैसे विगत वर्षों में जारी कर दी जाती थी। भले ही सदन में नहीं प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन उसकी बुकलेट जो है वेबसाइट पे आ जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो उपलब्धियों के आंकड़े बताए गए हैं उसी आधार पर जो है अभी हम आर्थिक समीक्षा को जो है पढ़ने जा रहे हैं। अगर आर्थिक समीक्षा अलग से कुछ समय बाद जारी कर दी जाती है बुकलेट के फॉर्म में, तो एक नए वीडियो में उसको हम देखेंगे। फिलहाल जो है हम इस पे जो है पूरा जो बजट है, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का जो सदन में अभिभाषण है, बजट भाषण के प्रमुख अंश और बजट की जो मेन बातें हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित है, यानी जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ें जो है इसमें हैं। बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पत्र होता है, इसमें कितने सारे जो है सेगमेंट्स होते हैं, आय व्यय के बहुत सारे विवरण होते हैं। तो हमको चूँकि एक विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह बजट को देखना है, तो हम उस दृष्टिकोण से आगे इसको पढ़ेंगे। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है और आप निश्चित रूप से जो है तैयारी कर सकते हैं। 6 से 8 महीने की कड़ी मेहनत में आप प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका जो है थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो, पहले से आपने जो है बेसिक्स कुछ ना कुछ पढ़ा हो और बेहतर तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुगठित तरीके से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हमारे जो अभी हाल ही के सिलेक्शन है 2021 के, जैसा आपकी जानते हैं कि 42 से 43 सिलेक्शन हमारे यहाँ हुए हैं। 2016 पुनर्परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें 8 सिलेक्शन हुए थे। इसके अलावा जो है लोअर पीसीएस में कई सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो आप अगर जो है इन्हीं के समकक्ष आके खड़ा होना चाहते हैं और इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसमें जो है एक वीडियो कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और साथ में जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से गाइडेंस, डिस्कशन, टेस्ट, वो सब जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाती है, जिससे छात्र और विद्यार्थी और शिक्षक में सीधा जो है संवाद स्थापित हो सके। तो ज़्यादा जानकारी के लिए एक नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप 9506742546, इस पर आपको RO लिखकर भेजना है। अगर आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी 47 टेस्ट की श्रृंखला शुरू हो चुकी है RO के लिए, और ये अभी तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी श्रृंखला है, जो ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। 4-4 दिन के इंटरवल पे प्राप्त होगी। उसका PDF मिलेगा, आप ऐप में उसको सॉल्व कर पाएंगे, अपनी रैंक देख पाएंगे, बाकी सारी सुविधाएं भी आपको हैं, व्याख्यात्मक हल पूरा आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस सेम नंबर पे RO टेस्ट 2023 लिख के भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है इतनी जानकारी जो है कोर्स के बारे में पर्याप्त है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बजट प्रस्तुत होने से पहले परंपरा है कि राज्यपाल का जो है अभिभाषण होता है। तो ये राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, ये विधानसभा का जो है सत्र बुलाया जाता है, उसमें जो है ये होता है। तो ये कब हुआ? 20 फरवरी 2022 को हुआ। दिनांक वगैरह भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप याद सकते हैं। अब अभिभाषण एक्चुअल में होता क्या है? अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है, कोई राज्यपाल या राज्यपाल का सचिवालय उसको नहीं लिखता है। जो मंत्रिमंडल या सरकार की तरफ से अभिभाषण दे दिया जाता है, राज्यपाल उसको जो है पढ़ते हैं। तो आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में, उनके द्वारा जो है पूरी प्रगति और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया उत्तर प्रदेश का। अब इन्हीं प्रगति और उपलब्धियों में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे एक एक करके हम चलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। 75 से जो 100 वर्ष का समय है आज स्वतंत्रता प्राप्ति का, वो जो है अमृत काल के रूप में घोषित किया गया सरकार द्वारा जो है। तो इस अमृत काल का ये पहला बजट है। वैसे तो योगी सरकार का आप कह लीजिए तो इस कार्यकाल का छठा बजट हो जाएगा, लेकिन ये अमृत काल का पहला बजट है। और इसमें भारत द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 2023 तक
G20 सम्मेलन की भारत में ही अध्यक्षता की जा रही है, जो भारत के लिए गौरव का पल है। और इसको चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबके द्वारा जो है इसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें हो रही पूरे देश में। इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, 11 बैठकें ऐसी होंगी जिनका उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजन होगा, और उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों में इनका आयोजन होगा, लखनऊ, आगरा, बनारस और गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर क्या होता है, ग्रेटर नोएडा होता है। तो 4 जनपद आपको याद रखने हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पर अलग अलग तरह की बैठकें हो रही है, जैसे G20 की सांस्कृतिक बैठक कहीं हो रही है, उसकी अलग बैठक हो रही है। तो इस तरह से बैठकें हो रही हैं, और ये जो है उससे क्या होगा, भारत के प्रति, क्योंकि इसमें विभिन्न 200 देशों के लगभग जो है प्रतिनिधि और मतलब G20 में उतने नहीं है, मतलब एक अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल जो फोकस है वो इंडिया पे रहेगा, और इंडिया पे रहेगा और विभिन्न स्टेट्स में कार्यक्रम होंगे तो इंडिया के स्टेट्स पे रहेगा। तो इससे जो है भारतीय संस्कृति को तो प्रचार प्रसार बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में अर्थव्यवस्था भी हमारी जो है बूम करेगी। इसके बाद जो है एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, अभी बनी नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रदेश का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक का योगदान है, यानी जो भारत की जीडीपी है, जो कंट्री की जीडीपी है, उसमें उत्तर प्रदेश लगभग 8% से अधिक का योगदान करता है। तो एक तो ये उल्लेखनीय बात हो गई। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है पहले ही घोषणा की गई थी कि भारत को वित्तीय वर्ष 24-25 तक जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश ने भी जो है घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश इसके दृष्टिगत जो है 2022 से 27 का लक्ष्य रखा था। कितना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। और भारतवर्ष का लक्ष्य जो है आप जानते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। इसके बाद अलग अलग और कई सारी जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें कई सारे खाते खोले गए थे, इसमें खाते खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अगर आप ये खातों की संख्या ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8.51 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 4.29 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। तो यहाँ जहाँ पहला, दूसरा और तीसरा, खासकर पहला दूसरा जो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद एक पेंशन योजना चलती है, ये भी इसी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा, अटल पेंशन योजना। इसमें अंदर 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, यानी यहाँ भी प्रथम स्थान पे है। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इसमें क्या होता है, जो फुटपाथ के किनारे, जिनको हम जो है पटरी दुकानदार कहते हैं, पथ विक्रेता, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है। शहरी पथ विक्रेताओं को लोन दिया जाता है 10,000, 20,000 और 50,000 का जो है, और ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय ब्याज भुगतान आधारित ऋण के बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और इस ऋण को उपलब्ध कराने में प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी जो है फर्स्ट वाला आ गया, जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है प्रदेश में जीएसटी पंजीयन, जीएसटी के अंतर्गत व्यापारी, फर्में, संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, तभी वो जीएसटी जमा कर सकती हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। कितने लाख जीएसटी पंजीयन हुए उत्तर प्रदेश से? 28.03 लाख हुए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। आगे बढ़ेंगे। मनरेगा योजना, जो केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, इसके अंतर्गत भी अगर 22-23 के आंकड़ों की बात करें, वित्तीय वर्ष 22-23 की, तो प्रदेश में अब तक 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित कर प्रदेश में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सर्वाधिक रोजगार दिवस जो है
उत्तर प्रदेश में सृजित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉक्सो एक्ट जो महिलाओं और जो है बच्चों के प्रति अपराध के लिए बहुत ही गंभीर जो है एक्ट बनाया गया है, जिसमें बहुत ही गहन तरीके से जांच होती है और इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसमें प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के जो अभियोजक हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, कोर्ट्स में होते हैं, उनके द्वारा पैरवी की जा रही है। तो महिलाओं के प्रति अपराधों में 59.1% की सजा दर, यानी ये जो है कन्विक्शन रेट है। सजा दर का मतलब कन्विक्शन रेट, इतने लोग को सजा दिलाई गई। तो मान सकते हैं कि हम 60% लोग जो है, अगर 100 मामले दर्ज हुए थे महिलाओं के प्रति अपराध के, तो उसमें से 60 लोगों को 59.1% को सजा हुई है। और ये जो कन्विक्शन रेट है या कन्विक्शन रेशियो कह लीजिए, ये देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के दुगुने से अधिक है। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश में जो अभियोजन विभाग है उसकी एक उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया अभी हाल ही में, उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर रहा। उसके बाद सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और पूरे देश का जो सकल दूध उत्पादन है उसमें 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। टॉप पर तो है ही है, इसमें नो डाउट है, हमेशा से कई सालों से बना ही हुआ है। 16% पूरे दूध उत्पादन का देश का जो है हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अब किन किन चीज़ों में पहले नंबर पे? खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में, एथनॉल के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री ऑब्लिक मुख्यमंत्री आवास योजना जो प्रदेश में चल रही है, इसके अंतर्गत जो है 52.77 लाख आवास स्वीकृत है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो डाटा है, इसको डाटा को आप छोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की उत्कृष्टता में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद चलते हैं, आपने सुना होगा, आसपास देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मेला लगाया जाता है, जिसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला। इसमें कोई भी व्यक्ति सीधे स्वास्थ्य मेले में जाके अपना उपचार करा सकता है, निदान करा सकता है, दवा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये मेला संडे को भी लगता है, शायद संडे को ही लगता है, तो इसको कंफर्म देख लीजिएगा। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसके बाद इसी के बारे में दिया है कि अब तक कुल 83 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले के आयोजित हो चुके हैं, जिनमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितनों का इलाज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में इकोसिस्टम इंडिया SM फोरम द्वारा SMME यानी कि सूक्ष्म मध्यम और मझोले उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं 2018, लेकिन ये रिपोर्ट जो है बहुत बाद में आई है, नाम उसका 2018 का है। उत्तर प्रदेश को 2018 में राष्ट्रीय कामधेनु अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2018 में ही वन स्टॉप सेंटर लखनऊ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक्चुअल में ये है क्या, ये जब से वर्तमान सरकार आई हुई है, जिसको हम योगी सरकार कहते हैं, उसके पूरे कार्यकाल की जो है लगभग सारी उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं इस अभिभाषण में। HOSAM ने नई दिल्ली द्वारा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल ट्रॉफी प्रदान की गई है। इसके बाद स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 में सर्वाधिक फीड बैंक स्टेट अवार्ड पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को दिया गया था। 18-19 में दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य करने हो तो लखनऊ को सबसे सर्वश्रेष्ठ जनपद चुना गया था। तो ये सब छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, बहुत ज़्यादा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार इसको रिवाइज करके पढ़ेंगे तो बस दिमाग में रहना चाहिए। कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बता पाएंगे। सहकारिता विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास विभाग जो उत्तर प्रदेश का, उसको एक अवार्ड दिया गया, उसका नाम है
कंजर्वेशन में, संरक्षण में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको यूपी 102 परियोजना कहते हैं, जो एक तरह की हेल्पलाइन नंबर भी है और ये जो है पूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली पहल के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। फिर अभी जो नई दिल्ली में हर साल गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी भी जाती है। तो 2021-22 में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था और 23 में उत्तर प्रदेश की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, द्वितीय पुरस्कार कह लीजिए आप जो है। इसके अलावा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा ही है, को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 19-20 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय जियो मनरेगा को प्रथम स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो हैं इसको जो है विशेष कर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित है, जिसको हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। इसमें जो है कुछ प्रमुख नोड्स हैं जिनको रक्षा नोड्स कहते हैं। पहली तो आपको ये जिले पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे कहीं पूछ लिया गया कि कौन कौन से जिले हैं जो रक्षा नोड्स में सम्मिलित हैं, तो ये ध्यान लीजिए, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये जो है इनमें जो नोट्स में, या इसको रक्षा गलियारा हिंदी इंग्लिश में जो है डिफेंस कॉरिडोर कहते हैं, इनमें जो है इस उद्योगों का कार्य प्रगति पर है। कहीं ना कहीं सभी में कोई ना कोई रक्षा का जो है एक न एक जो है इंटरप्राइज स्थापित हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जो है फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, सेक्टर 21, कहाँ पर, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो है, जो कि नोएडा में आता है, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है निवेश आने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया और अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से 3 ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं। अब ये पोर्टल विभाग भी पूछ सकता है कि किस विभाग ने शुरू किए हैं, ये भी आ सकता है कि किस प्रदेश ने शुरू किए हैं और ये क्या है। तो ये जो है, एक का नाम है चाणक्य, एक का नाम है विश्वकर्मा, एक का नाम है प्रहरी। ये तीनों ऑनलाइन पोर्टल हैं जिससे जो लोक निर्माण में टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। वर्ष 17 तक प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से और 2 एयरपोर्ट आंशिक रूप से क्रियाशील थे। अब क्या स्थिति है, अब 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रिया है, 10 एयरपोर्ट का कार्य अतिरिक्त चल रहा है। कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, तब उत्तर प्रदेश जो है देश में पहला जो है सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोएडा में आप जानते हैं कि जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है बन रहा है, चल रहा है, उसको एक रिसर्च एंड एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें से जो सार तत्व ये है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए हाल ही में अभी एक पॉलिसी लाई गई है कैबिनेट के द्वारा, जिसका नाम है सौर ऊर्जा नीति 2022। इसमें क्या खास है जो आपसे पूछा जा सकता है, अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य सौर ऊर्जा से रखा गया है। नीति के बारे में लक्ष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है जो पूछा जा सकता है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज शुरू हो रही हैं। अब ये कहाँ पर हैं, शुरू हो चुकी हैं, इस सत्र से चालू हो जाएंगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय, शाकंभरी देवी जी का मंदिर ही इतना फेमस है, इसी से सहारनपुर की पहचान है। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आजमगढ़ में। तो ये तीनों स्टेट विश्वविद्यालय, इनका नाम, इनका स्थान याद रखिएगा। हो सकता है कभी सुमेलन टाइप में आ जाए, कभी हमेशा जो है कठिन से कठिन प्रश्न को दिमाग में रख के जो है पढ़ाई करनी चाहिए। फिर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मोटे अनाज का दिवस मनाया जा रहा है, जिसको भारत में
श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये तो भारत का सबसे प्राचीन परंपराओं में जो है रहा है, वेदों तक में इसका वर्णन है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम वर्ष 22-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा। आप आजकल न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि किसी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ या कैबिनेट में रात्रि भोजन होता है, तो वहाँ जो है मोटे अनाजों की दावत होती। कुल मिला के जो है इसको प्रमोट करने की जो ज़रूरत है उस पर सरकार काम कर रही है। इसके बाद जो है गन्ना उत्पादन के कुछ आंकड़े हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। प्रदेश में 46 लाख गन्ना किसान हैं, परिवार हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22-23 में गन्ना क्षेत्रफल जो बोया गया था वो कितना था, 28.53 लाख हेक्टेयर, और गन्ना उत्पादन कितना हुआ, 23.48 करोड़ टन अनुमानित है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट है ही है। 117 मिलों का इसी सत्र में, किस सत्र में, 22-23 में संचालन हुआ था, फिर भुगतान किया गया, और ये रिकॉर्ड भुगतान है। ये यहाँ पर उपलब्धि में गिनाने का क्या मतलब है कि लगभग 1,96,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान गन्ना उत्पादन में किया गया। पहले आप आज से 8-10 साल पहले की बातें सुनते रहे होंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, कि 3-3 साल 4-4 साल पुराने भुगतान भी नहीं होते थे। अब जो है डायरेक्ट OBDBT के माध्यम से भुगतान होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी इस साल कैबिनेट के द्वारा लाई गई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है कि जो दुग्ध प्रसंस्करण है, मिल्क प्रोसेसिंग है, इसको जो वर्तमान में 10% है, इसको बढ़ाकर हमको 25% करना है। तो ये थोड़ा सा एक नोटेबल पॉइंट है अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी कितने 2.26 करोड़ घर, ये परिवार या घर इसको कह लीजिए, यहाँ तक जो है नल कनेक्शन देना है। अभी क्या क्या स्थिति है, अद्यतन मतलब अपडेट, 79.77 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है, और ये थोड़ा सा लक्ष्य से पीछे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, नई योजना शुरू की गई थी कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसके तहत पहले चरण में कुल 45 मेडिकल कॉलेज 45 जनपदों में स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें मूलतः किया क्या गया है कि जो वहाँ के जिला चिकित्सालय होते थे उन्हीं को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। 14 अन्य जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। उसके अलावा जो है 16 अन्य जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना PPP मॉडल पे की जा रही है, जिसमें से 4 जनपदों में शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक जो है विश्वविद्यालय पहले प्रपोज किया गया था, उसका उद्घाटन हो गया है, बस यही मेन खबर है। और क्या इससे आपसे पूछा जा सकता है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है, और शैक्षणिक सत्र में जो है इसका नेचुरोपैथी, योग और प्रवेश के हिसाब से इसको जो है शुरू कर दिया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में हर साल जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, बृहद स्तर पर जो है वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। तो इसमें एक रिकॉर्ड जो क्या बना है, 22-23 में, वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है हरियाली, हरितमा विस्तार मतलब ग्रीन एक्सटेंशन के लिए बृहद स्तर पर 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, इसकी बात की जाए तो एक हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, 26 वन्य जीव विहार / पक्षी विहार, 3 प्राणी उद्यान हैं यानी जिसको हम जू कहते हैं, एक तो लखनऊ में, एक कानपुर में, गोरखपुर में है, एक लायन सफारी है, कहाँ पर, इटावा में है। तो ये जो है इसके माध्यम से हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का कार्य चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 में कुछ नई घोषणाएं की हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसको जान लीजिए। जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये चित्रकूट
में है उसके आसपास के एरिया को जोड़ के। तराई हाथी रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश के तराई इलाका जो लखीमपुर पीलीभीत वाला है उस एरिया में स्थापित होगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व फाउंडेशन पीलीभीत वाले एरिया में। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। इसी तरह से हैदरपुर वेटलैंड जो है रामसर साइट के रूप में घोषणा हो चुकी है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ और उसके आसपास के एरिया में मिला के। कुकरायल नाइट सफारी ये लखनऊ की है। तो इन सब की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आध्यात्मिक एवं पर्यटन विकास में अगर हम चलें तो 4 जो है नई तीर्थ विकास परिषद बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा में, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद मिर्जापुर में, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद चित्रकूट में और श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद नैमिषारण्य जो सीतापुर में है, इसका गठन किया गया है। 2022 की जो दीपावली बीती है उसमें क्योंकि हर साल जो है दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में मनाया जाता है, तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हर साल ही होता है, हर साल बढ़ जाता है। वो 15,76,955 दिए जो है इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या में जलाए गए थे। इसके बाद जो है जनपद अयोध्या में चित्रकूट में भजन संध्या स्थल, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ये सब 4-5 साल पहले घोषणाएं हुई थी जो अब पूरी हो चुकी हैं। बीएचयू में वेद विज्ञान केंद्र, इसकी भी घोषणा जो है 2 साल पहले हुई थी। अब इसकी स्थापना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बस जगह और कौन सा सेंटर है ये आपको याद रखना है। वेद विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बीएचयू वाराणसी में है। कब पूरा हुआ कब नहीं इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको बस जगह याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 6,65,977 कामगारों का पंजीकरण कराकर उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान वाले भी देख लीजिए जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य को कुल 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो पहले से जिले चयनित हैं केंद्र सरकार के द्वारा वो तो है ही, उसके अलावा 7 अन्य नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उनमें से 14 मेले ऐसे हैं जिनको स्टेट फेयर या राज्य मेला, जिसको हम प्रांतीकृत मेला कहते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। जैसे नौचंदी मेला हो गया मेरठ का, इसी तरह के जो मेले हैं, तो 14 बड़े मेले को प्रांतीकृत मेला घोषित किया गया। अब इसका क्या फायदा है कि इसमें जो है प्रदेश सरकार के स्तर से इनके आयोजन में मदद मिलेगी। उसके बाद जीएसटी रिटर्न जो फाइल होता है उसके मामले में भी उत्तर प्रदेश क्या है? अग्रणी राज्य है। अब बस इतना पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए कि अगस्त 2022 तक देय रिटर्न का 95% दाखिल हो चुका था, जो कि देश के औसत से अधिक है। अब आते हैं हम बजट पे। अभी तक हम लोगों ने सरकार की उपलब्धियां पढ़ी जो बजट राज्यपाल महोदया के द्वारा जो है अभिभाषण में बताया गया था। अब हम प्रॉपरली जो है बजट की ओर चलते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है बजट का आकार होता है कि जो है बजट कितना है। तो वित्तीय वर्ष का जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, कब प्रस्तुत किया गया है? 22 फरवरी 2023 को। वित्त मंत्री कौन है? हमारे सुरेश खन्ना जी हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये अब तक का प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। इसका कुल आकार आपको याद रखना है 6,90,242.43 करोड़। कितना? 6,90,242.43 करोड़ रुपए। अब इसमें एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसमें नई योजनाएं कितनी शामिल हैं। पहले वर्षों में पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई। बाकी तो पुरानी योजनाएं और उन्हीं के परवे पे खर्च होगा, लेकिन नई योजनाओं के लिए इतना पैसा रिजर्व रखा गया है। अब कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में बजट का आकार बढ़ा, खासकर जब से
वर्तमान सरकार काम कर रही है। 16-17 में ये 3.46 लाख करोड़ था और 22-23 में 23-24 में आप देखेंगे ये 6.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो हम लगभग तो ये मान ही सकते हैं कि ये दुगना हो गया है। इसी के साथ एक और उपलब्धि सरकार ने जोड़ी है कि जो इस समय पर 16-17 में जो स्टेट की जीडीपी थी वो 23-24 में पहुंचकर दोगुनी हो चुकी है। उसका आंकड़ा भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहीं पर मैंने इसको बताना उचित समझा कि आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा कि बजट का आकार भी दुगना हुआ है, स्टेट की जीडीपी भी दोगुनी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है बजट के बारे में जो हमने पीछे पढ़ा वही है, यहाँ पर लिखा है। और बजट का जो मूल मंत्र है वो क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी मूल मंत्र पर एक केंद्रित बजट है जो उत्तर प्रदेश के लिए एक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है। फिगर अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिगर जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, इस बजट में राजस्व लेखा और पूंजीगत व्यय का अलग अलग क्या हिसाब है। तो इसमें जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 5,02,354.01 करोड़। और इसमें जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, वो कितना है? 1,87,888.42 करोड़। तो ये 3-4 फिगर आप याद रखेंगे तो फिगर जो है यहीं से आएगी। एक तो बजट का आकार, दूसरा कितनी करोड़ की नई योजनाएं हैं, बजट में राजस्व लेखे का व्यय कितना है और पूंजी लेखे का व्यय कितना है। अब हम आते हैं, उत्तर प्रदेश में हर बार जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है। केंद्र सरकार में भी ऐसा होता है। तो ये थीम क्या है इसको समझ लीजिए। 2023-24 के बजट की बात करें तो इसका जो केंद्र बिंदु है, थीम है, जो बजट भाषण पे चर्चा के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत भी किया है, त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला ये बजट है। तो ये हो गया। इससे पहले 22-23 में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश व अंत्योदय की संकल्पना था। 21-22 में प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन था। तो इसके पहले के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये केवल एक जानकारी मात्र है, आपको अगला ही याद रखना है। अब बजट भाषण जो प्रस्तुत हुआ, अब बजट भाषण की बात करते हैं जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें सरकार की क्या क्या मूल उपलब्धियां गिनाई जाती है। इसमें से मैंने वो चीज़ें हटा दी हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण में आ चुकी थी। इसको थोड़ा क्विक तरीके से देखते चलेंगे। देश की जीडीपी में प्रदेश का जो योगदान है वो 8% से अधिक का है। ये पहले भी हम देख चुके हैं। 21-22 में प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, जिसको हम स्टेट जीडीपी कहते हैं, इसमें 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि देश के विकास से अधिक रही। ये कब के आंकड़े हैं? 21-22 के। एक्चुअल में जो अभी तक के उपलब्ध आंकड़े हैं वो सभी 21-22 के आधार पर ही उपलब्धियों के बताए गए हैं। 22-23 की उपलब्धियों के आंकड़े बहुत कम हैं, थोड़े बहुत आगे आएंगे, आप देखेंगे। इसके बाद जो है 23-24 के लिए जो स्टेट जीडीपी है, इसकी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 19%। ये एक सर्व महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। और वैश्विक जब ग्लोबल लेवल पर जो है मंदी का दौर चल रहा है, तब भी प्रदेश की जीडीपी का अनुमान अगर 19% है वृद्धि का, तो ये अच्छा माना जा रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर थी, क्योंकि कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा एक जो है प्रबल और जो है ज्वलंत मुद्दा रहता है। तो 14.4% बताया गया है कि 17 से पहले थी। फिर ये सरकार आई तो अब घटकर कितनी हो गई बेरोजगारी दर? 4.2% हो गई, और सरकार इसको अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती है। इसके अलावा यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसको प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा इवेंट बताया है, और जिसमें 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी आगे हम देखेंगे कैसे कैसे आ रहा है। तो प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुआ। 10 से 12 फरवरी इसका उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया था।
और इसमें जो है इसके पहले जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये पूरे देश में और विदेशों तक में घूमे थे। वहाँ पर जगह जगह रोड शो आयोजित किए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए हैं। और इन देशों में भी जो है सब लोग गए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ब्यौरा है ये बताता है कि 33.50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कहीं पर जो है कि 35 लाख करोड़ जो है ये निवेश शायद पार कर गया है, लेकिन बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं अभी उसको नहीं कह पा रहा हूँ। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। अब निवेश की गारंटी देता है। कौन से वो प्रमुख स्तंभ हैं जिस पे उत्तर प्रदेश में लोग निवेश के लिए आकर्षित होते हैं? तो इससे आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। पहला क्या है, 33 विभागों तक की 406 सेवाएं उपलब्ध हैं। किस जो है ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है हमारा निवेश मित्र। पूछा जा सकता है कि निवेश मित्र नामक जो है ऑनलाइन पोर्टल जो कि जो है इन्वेस्टमेंट और उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया किस राज्य का है? तो आप बता सकते हैं कि निवेश मित्र उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसके अलावा ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें नीतियों में प्राविधानित इंसेंटिव को प्राप्त करने हेतु, इंसेंटिव का मतलब क्या है, जैसे राज्य सरकार ने घोषणा की अगर आप हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पार्क लगाते हैं तो आपको जो है हम इतनी सब्सिडी देंगे, लोन में इतनी छूट कर देंगे और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टाम्प शुल्क में इतनी जो है कमी कर देंगे। तो ये सब इंसेंटिव हो गई। आगे इन्वेस्टमेंट रिलेशन मैनेजमेंट पोर्टल जिसका नाम है निवेश सारथी, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका क्या कार्य है, जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की यहाँ पर सुविधा दी गई है। फिर चौथा क्या है, प्रत्येक निवेशक के साथ एक उद्यमी मित्र की तैनाती की गई थी। जितने भी इन्वेस्टर्स आए थे उनमें एक पढ़ा लिखा मतलब जो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता व्यक्ति होगा, सरकार की तरफ से उसको तैनात किया। मोस्टली ये अफसर ही होंगे जो उसको असिस्ट कर रहे होंगे कि मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सुविधाएं हम आपको देंगे, ये आपका आउटकम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें मतलब उनका उद्यमी मित्र का मतलब है कि उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये किया गया था। अब ये सेक्टर्स हैं जहां पर कितना जो है इन्वेस्टमेंट आया और कितने लोगों को रोजगार मिलने की उससे संभावनाएं उपलब्ध हुई। जैसे कि सबसे ज़्यादा निवेश जो दिख रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी में दिख रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में दिख रहा है। कितना, 4.47 लाख करोड़ से अधिक, प्लस का मतलब है अधिक। यहाँ पर रोजगार की संभावना क्या दिख रही है, 1.11 लाख प्लस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 3.58, इंडस्ट्रियल पार्क्स में 3.28। तो हो सकता है अगर बहुत टफ क्वेश्चन कभी पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर में सर्वाधिक निवेश जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्राप्त हुआ है। तो ये थोड़े से डेटा हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, ये उसी क्रम में ही दिए हुए हैं, घटते ही क्रम में सब दिए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग हैं। तो 4 आर्थिक संभागों में संभागवार जोन वाइज कितना कितना इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। तो ये जो संख्या है इस पर इसको छोड़ दीजिए, आप ये नहीं याद रख पाएंगे और ना इसकी आवश्यकता मुझे दिखती है। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आ रहा है और पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे। तो परसेंटेज में आप इसको याद रखिए। तो चलिए परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा निवेश जो है पश्चिमांचल को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम का जो ये एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है, वैसे भी औद्योगिक विकास की धुरी कहलाता है। तो 14.81 लाख करोड़ रुपए जो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट है यूपी का, उसमें से 45% तो इसको मिल रहा है। उसके बाद जो है पूर्वांचल को भी 29% मिल रहा है।
ये यहाँ पर हाईलाइट किया गया पूर्वांचल को इस तरह से। फिर मध्यांचल, जिसको हम मध्य यूपी कहते हैं, जिसमें लखनऊ की राजधानी, लखनऊ, कानपुर मंडल, ये सब जो है आते हैं। यहाँ पर जो है 13% का निवेश है, और इसी के बराबर निवेश जो है हमारा बुंदेलखंड रीजन में है 13%। तो बुंदेलखंड और मध्यांचल इनमें बराबर निवेश है। पहले नंबर पश्चिमांचल हो गया, दूसरे नंबर पे पूर्वांचल हो गया। इतना याद रखिए, इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा खासा निवेश आया है। वैसे तो अब हर सेक्टर को हम अलग अलग बता सकते हैं, पीछे हमने देखा भी था, लेकिन चिकित्सा सेक्टर को हाईलाइट किया गया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लोगों ने ज़्यादा दिखाया है। तो कितना है? 54,327.84 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं। और उसमें कितने MOU साइन हुए हैं, ये सब जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ और उपलब्धियां जो बजट भाषण में बताई गई वित्त मंत्री के द्वारा जो है उसको देख लेते हैं। फिर उसके आगे हम जो है थोड़ा सा बजट के ब्रेकअप के जो है चलेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत जो है जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट था उसमें, तथा PFMS पोर्टल द्वारा, PFMS पोर्टल जो है एक सरकारी पोर्टल जिसके द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, DBT का, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसके माध्यम से जो लाभार्थियों को धनराशि देने का, चाहे वो किसी भी योजना संबंधित हो, और खासकर यहाँ पर ग्रामीण योजना की बात की जा रही है, आवास योजना की, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो एक ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तो ये कुछ और उपलब्धियां हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सर्वाधिक वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। कितनी डोज दी गई है इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है डेटा चेंजेबल है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में पहले स्थान पे, ये हमने अभिभाषण में भी देखा था। अब जो है जिसको मूल बजट कहते हैं, हालांकि इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है तो हमको उसमें क्या देखना है। बाकी तो ये सैकड़ों पन्नों की किताब है बजट जो है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। राजस्व लेखे की प्राप्तियां हमने शुरुआत में ही देखी, कितनी है बजट के अनुमान में? 5,70,865.66 करोड़ रुपए, ये हमने कहा भी था, नोट कर लीजिए। अब इसमें जो प्राप्तियां हैं इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक है टैक्स से प्राप्त होने वाला राजस्व, यानी जिसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। एक है करेत्तर राजस्व, यानी अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू होता है। तो इसकी ये फिगर्स दी है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पूंजी लेखे की प्राप्तियां मैंने पीछे ही बताया था क्योंकि वो हाईलाइट है, तो उसको याद रख लीजिएगा। फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, 1,12,427.08। तो इस तरह से कुल प्राप्तियां कितनी हो गई? कुल प्राप्तियां जो है हमारी 6,83,292.74, ये 2023-24 का बजट अनुमान है। अब इसमें से राजस्व लेखे पे व्यय, कुल व्यय, कुल राजस्व बचत, कुल व्यय जो होता है, ये 13वां कॉलम जो होता है यही हमारा बजट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 6,90,242.43 करोड़ रुपए का जो है व्यय है। अब इसमें राजस्व बचत कितनी है, राजस्व घाटा कितना है, प्रारंभिक घाटा कितना है? अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में याद रखना चाहते हैं तो याद नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। इसको हम GDP के परसेंटेज के रूप में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आगे वो स्लाइड जिसकी हम बात कर रहे थे। वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा इतना था, फिर उसके बाद 22-23 में इतना था, फिर पुनरीक्षित अनुमानों में बढ़कर इतना हो गया। ये सब छोड़ दीजिए। अब आपको मेन रूप से याद करना है 23-24। 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना है?
84,883.16 करोड़, ये राजकोषीय घाटा हो गया। ये भी भूल जाइए, अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए। आपको क्या रखना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी SGDP के टर्म्स में ये कितना है, 3.48%, जो कि राजकोषीय घाटे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो 3.48% GDP के, यहाँ स्टेट की बात हो रही तो SGDP कहेंगे, स्टेट GDP के प्रतिशत के रूप में ये घाटा है। आगे बढ़ेंगे। जो सरकार आय व्यय का ब्यौरा बनाती है बजट में, वो पैसा आता कहां पर है, खर्च कैसे होता है, ये भी महत्वपूर्ण है जानना। तो ये क्या है, यहां साफ साफ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, रुपया आता है, मतलब हमने कहा कि हम 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो पैसा कहां से आएगा वो यहां पे आप देखेंगे। सबसे बड़ी मद इसमें क्या है, स्वयं का कर राजस्व, यानी कि टैक्स रेवेन्यू, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट के द्वारा खुद लगाया जाता है। यहां स्वयं शब्द का मतलब क्या है, स्टेट के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार भी देती है, केंद्र सरकार कई सारे कर वसूलती है जो स्टेट को ट्रांसफर करती है, लेकिन उसकी बात यहां नहीं हो रही। यहां स्टेट का स्वयं का, जिसमें GST का एक सबसे बड़ा रोल होता है। इसके बाद जो है पैसा कहां से आया सबसे ज्यादा, केंद्रीय करों का राज्य, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अब जो केंद्र सरकार वसूलती है उसमें से हर राज्य को एक अनुपात में मिलता है, तो वो कितना मिलेगा, 27.08%। उसके बाद हर स्टेट को सब्सिडी मिलती है केंद्र सरकार के द्वारा, सहायता अनुदान मिलता है। ये तीसरे नंबर की बड़ी मद हो गई, ये दूसरे नंबर की बड़ी मद हो गई, ये पहले नंबर की बड़ी मद हो गई। बाकी भी करेत्तर राजस्व, लोक लेखा शुद्ध, लोक ऋण, जो पब्लिक डेप्ट लेना पड़ता है, ऋण और अग्रिम की वसूली से इतना आएगा, तो ये सब देख लीजिए। मतलब ऋण भी लेना पड़ता है, पब्लिक डेप्ट लेना पड़ेगा 14.6%, यानी प्राप्ति का जो है एक बहुत बड़ा सोर्स जो है ऋण है, ऋण उधार लेकर ही जो है खर्च किया जाता है। ये है कि पैसा अब खर्च कहाँ होगा। अभी तो हमने प्राप्ति देखी, पैसा सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, जो है पैसा खर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस भी देश में, जिस भी एक्सपेंडिचर में अधिक होता है, वहाँ जो है एक दीर्घकालिक विकास की नींव पड़ती है, तो उसी को सरकार जो है एक लक्ष्य बनाकर चल रही है। उसके बाद चलिए, जो है सबसे ज़्यादा हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम 12.7% जो है वेतन के रूप में, वेतन भत्ते इत्यादि के रूप में देंगे। तो ये जो है 12.7% हो गया, लेकिन ये तीसरे नंबर का। इसके अलावा राजस्व व्यय आता है, ये दूसरे नंबर पे है, यहाँ ये देखना छूट गया था, तो ये दूसरा नंबर हो गया हमारा राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो है पूंजीगत। तो दोनों व्यय सबसे अधिक हैं। उसके बाद जो है वेतन भत्ते हो गए, फिर पेंशन, सहायता अनुदान, ये सब यहाँ पर दिया। बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, केवल बड़ी बड़ी 2-3 मदें ही अगर याद रह जाएं तो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा जो है अपेक्षित भी नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। अब चूंकि अभी मैंने बताया था कि 21-22 तक के ही आंकड़े सरकार के पास अवेलेबल हैं, जो बताए गए हैं वेबसाइट पे भी। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी यही जो है। तो यहाँ पर देखिए तीनों सेक्टर लिखे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र। प्राइमरी क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। उसके बाद जो है सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी हमारा उद्योग आता है, और टर्सरी जो है हमारा जो है क्या होता है, सेवाएं होती हैं। तो इसके आधार पे जो है हमको देखना है कि इनकी ग्रोथ रेट क्या रही। हम एक्चुअल फिगर्स में जाएंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो करंट प्राइजेस पे अगर हम चलें तो प्राथमिक क्षेत्र में सीधे सीधे यहाँ चलते हैं हम, 21-22 का ही डेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 11.3% की ये करंट प्राइस पे है। सेकेंडरी में 10.4% और टर्सरी सेक्टर में जो हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की, स्टेट इकोनॉमी की, वो कितनी है
10.7%। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखें एट मार्केट प्राइस जो है, तो ये जो है 21-22 में 13.3% जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है। और जीवीए देखें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको आजकल ज़्यादा महत्व दिया जाता है बेसिक प्राइस पे, वो 10.8% है स्टेट का। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को अगर हम देखें तो 21-22 का जो है ये 21-22 ही हम देख रहे हैं, 11.6% है। ये सभी जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह से कांस्टेंट प्राइजेस पे भी दिया हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसको नोट कर लीजिए, जीवीए को नोट कर लीजिए, ये वाले को, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नोट कर लीजिए, और पर कैपिटा इनकम नोट कर लीजिए। लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि ये 21-22 का जो है जो सरकार द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, और ये चालू कीमतों पर है। 23-24 का जो बजट आवंटन हुआ है, इसमें बहुत सारी विकास की परियोजनाएं पहले से चल रही थी, नई परियोजनाएं ऐड की गई हैं। तो अगर हम उसको क्षेत्रवार या संभागवार समझें तो किस क्षेत्र को कितना ज़्यादा बजट में विकास योजनाओं को, यहाँ पर केवल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से और उससे रिलेटेड स्कीम्स की ही बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड को आवंटन हुआ है, कितना, 2,979 करोड़ रुपए, करोड़ इसमें आगे जोड़ लीजिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 2,477 करोड़ रुपए, इसी तरह से पूर्वांचल को 1,691 करोड़ रुपए, मध्य उत्तर प्रदेश को 743 करोड़ रुपए। तो आप यहाँ पर इससे एक चीज़ और सीखने वाली है। सीखने वाली क्या है कि सरकार का जो विकास का फोकस है वो पिछड़े क्षेत्रों पे ज़्यादा है। बुंदेलखंड देखिए, पहले बुंदेलखंड हमेशा जो है वंचित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन जो विकास की परियोजनाओं हैं उसके मामले में सबसे ज़्यादा बजट उसको दिया गया है। पूर्वांचल को भी ठीक ठाक बजट दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास की धुरी है, तो उसको अवॉइड तो किया ही नहीं जा सकता है। सर्वाधिक जो है योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वही करता है। आगे बढ़ते हैं, इस बजट में किस विभाग को कितना कितना आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर दो फिगरें दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अवस्थापना विभाग है, तो यहाँ पर नीचे वाली फिगर जो सभी में है, ये कौन सी है, ये 23-24 की है। उसके ऊपर वाली जो है 22-23 की, ये कंपैरेटिव है, सरकार के द्वारा जारी की गई है, और ये जो है हिंदुस्तान अखबार से लिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुल व्यय भी ऊपर दिया हुआ है। कुल व्यय का मतलब जो है बजट का आकार होता है। उसके बाद जो है कौन कौन से योजनाओं में, कौन कौन से सेक्टर्स में कितना बजट आवंटित हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ही है, आप जो है इसको घटते बढ़ते क्रम में जो है देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बजट आवंटन किसको हुआ, तो आप इस लिस्ट के अनुसार जो है तीन बड़े जो विभाग हैं जिनको सर्वाधिक आवंटन हुआ है उसको आप लिख लीजिए। अब स्टेट जीडीपी की ग्रोथ जो आपकी आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसमें से पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि प्रदेश का बजट भी 7 साल में दुगना हुआ है, जब से वर्तमान सरकार भाजपा की या योगी सरकार कह लीजिए आई हुई है। लेकिन उसके साथ एक उपलब्धि ये भी है कि स्टेट जीडीपी का आकार, राज्य जीडीपी का आकार भी दुगना हुआ है। कैसे हुआ है, थोड़ा सा इसको आंकड़ों से समझिए। 16 सप्ताह में प्रदेश की जो एसजीडीपी थी वो 12,47,658 करोड़ रुपए थी, और 23-24 में इसका जो बढ़ने का अनुमान है वो कितना हो गया है, 24,39,171 करोड़। तो एग्जैक्ट भले दुगना नहीं हुआ, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि लगभग दोगुना हो गया है। तो ये सरकार इसको अपनी एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में दिखा रही है। इन 7 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी में
95.49% की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा वर्ष 23-24 जो प्रेजेंट बजट वाला वर्ष है, इसके आंकड़े बता रहे हैं कि वर्तमान की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष, यानी वर्तमान कौन सा है 22-23 की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में 19.08% की वृद्धि हो सकती है। तो इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, जो है ये किस किस तरह से बढ़ रहा है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा फिगर्स को याद नहीं करना, केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि दुगना हो गया है कि तिगुना हो गया है, और ये वाली फिगर आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ये जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है करोड़ रुपए में यहाँ पर दी गई है। जब बजट को दुगना करेंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेंगे तो ऋणग्रस्तता भी आपको दिखानी पड़ेगी। अब कैसे कैसे कर्जा लिया सरकार ने, कितना कर्जा है, तो 23-24 का जो बजट पेश किया गया है, इसको बजट का आकार सुनिश्चित करने के लिए या इतना पैसा वास्तव में उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर 83,668 करोड़ रुपए का डेब्ट या ऋण का भार पड़ रहा है, बढ़ गया है। इस धनराशि का इंतजाम कैसे होगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। सरकार जो है बाजार से अल्प बचत, पावर बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, भारत सरकार से भी ऋण लेती है, और भविष्य व पेंशन निधियों से ये सब जो है पैसा जुटाया जाता है। अनुमान के मुताबिक राज्य की जो ऋणग्रस्तता है इस वर्ष में कितनी हो जाएगी, 7,84,113.65 करोड़ रुपए हो जाएगी। और अगर इसको जीडीपी के टर्म्स में देखें तो बड़ी फिगर निकल के आएगी, 32.1%। कितना, यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है ऋणग्रस्तता है उत्तर प्रदेश में, 32.1%। ये अनुमान है 23-24 के लिए। बजट में कर राजस्व और पूंजीगत व्यय हमने पहले भी चर्चा की है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है हम अब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो है एक कंपैरेटिव जो है आपको बता दूं, जो है कि 22-23 के पुनरीक्षित अनुमानों में राज्य सरकार के स्वयं के राजस्व से कर जो है कितनी कमाई जताई गई थी, 1.85 लाख करोड़ रुपए की संभावना जताई गई थी। और इसके अलावा जो है अब पूंजीगत व्यय की बात करें तो 16-17 में प्रदेश का पूंजीगत व्यय जहां पर 69,789.12 करोड़ था, वहीं पर 23-24 में ये बढ़कर जो है काफ़ी बढ़ गया। देखिए 1,47,492.29 करोड़ होने का अनुमान है। तो ये सब आंकड़ों का खेल है। अब जो है हम इस तरह के जो बड़े बड़े जो सरकार ने अपने पोस्टर जारी किए हैं, इन्हीं पे डायरेक्ट जो है कुछ मोटी मोटी बातों को समझेंगे। बहुत सारे ये हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं कि आपके काम की चीज़ हो। कुछ चीज़ें आपके ज्ञानवर्धन के लिए हैं, कुछ चीज़ें आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो बड़ी बड़ी योजनाओं में कितना दिया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इसमें किसी की अगर दिव्यांगता या दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए देने का प्रयास है। इसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, 750 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रस्तावित है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत 56 करोड़ के बजट की प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1.85 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो जो कुछ बड़े आपको फिगर्स लग रहे हैं उसको आप योजना करके उसके सामने लिख लीजिए कितने का बजट है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो कुछ बड़ी फिगर्स आपको दिख रही हैं जिसमें 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे नवसृजित जनपद हैं, इनमें पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ये विभाग भी यहाँ पर लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
जनपदीय न्यायालयों के लिए, तो ये सब जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि जगह पूछ सकता हो सकता है बजट भी ना पूछे तो आपसे पूछ सकता है कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो प्रयागराज में स्थापित हो रहा है। 103 करोड़ का बजट है। बजट यहाँ पर जो है बहुत मायने नहीं रखता है। थोड़ी ऐसी चीज़ें आपको पकड़नी है यहाँ पर जो है ज़्यादा पूछी जाती हैं, खासकर जगह जरूर पूछी जाती है। कोई नई चीज़ बनती है, कोई नई स्कीम आती है तो किसके लिए आई है या कहाँ पर स्थापित हो रही है, इस तरह से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब बौद्ध परिपथ जो है, बौद्ध सर्किट है जो है पर्यटन में, उसके लिए 40 करोड़ की व्यवस्था है। बुंदेलखंड में पर्यटन के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट्स के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जैसे अभी ग्लोबल समिट हुआ था जो है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेतु जिसकी आयोजन होगा 30 करोड़ रुपए, और जो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत के उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आते हैं उनके लिए 15 करोड़ रुपए। तो ये सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए इसको हम थोड़ा जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे, बस देख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर रुकने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, याद रखिएगा। ये कितना बजट ये जरूरी नहीं है। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज विश्वविद्यालय की स्थापना, जो मैंने अभी बताया था कि राज विश्वविद्यालय नए बनेंगे। इसी तरह से मुरादाबाद मंडल में राज विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़। तो ये जो है जगह जहाँ पर पूछी जा सकती है। अब समग्र शिक्षा अभियान, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि बेसिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर 1003 करोड़ रुपए का बजट जो है इसमें दिया जा रहा है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया। बाकी परसरी स्कूलों में यूनिफॉर्म, मोजा, जूता, ये सब तो हर साल जो है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प, ये बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन है जिसमें प्राथमिक और जो है जो उससे जुड़े हुए परिषदीय विद्यालय होते हैं उनमें उन्नयन किया जाता है, उनकी बिल्डिंग, उनकी और बाकी चीज़ें, शौचालय, पेयजल, स्वच्छता। तो इसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। समग्र शिक्षा अभियान, अब आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा जो है ये अभियान के रूप में चलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बजट है, 20,255 करोड़ रुपए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आप जो है हो गए। बाकी पीएम श्री योजना जो लागू की गई है उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो इसके लिए 510 करोड़ रुपए हैं। डेटा सेंटर और उसके क्रियान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण बहुत ज़्यादा जो है इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हो, उसको हम जो है ज़रूर देखेंगे। तो आगे हम बढ़ते चलेंगे। ये जो है 2 डेयरी परियोजनाएं नए शुरू की जा रही जनपद मेरठ और बनारस में। उसके अलावा नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन में 61.21 करोड़। नंद बाबा मिशन आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो कैसे बताएंगे आप, दुग्ध विकास से। इससे बजट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इससे रिलेट करिए कि इससे क्या पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजनाओं के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा जो है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, तो कुशीनगर स्थापित होगा। बाकी जो है जो विद्यालय पहले से स्थापित है वहाँ पर उनके उन्नयन के लिए दिया जा रहा है। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये योजना है, और योजना में थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है बजट के बारे में, तो इसको याद रख लीजिएगा। 631.93 करोड़ रुपए, लाख नहीं करोड़ रुपए। बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नलकूप सिंचाई। अब एक जो है ये मेगा इवेंट होगा 2025 में, महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में आयोजित होगा, विश्व स्तरीय इसको बनाने के लिए कितना बजट प्रावधानित किया गया है, तो 22-23 में 621.55 करोड़ होगा और आगामी बजट में 2500 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। तो एक बड़ा भारी भरकम जो है ये इस पे व्यय होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा पर्यटन भी बढ़ता है। फिर कई जगह रेल और मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट, तो इन सबको जो है हम स्किप कर सकते हैं
और जितनी भी जो है, हाँ यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है बात है, जो नई घोषणा की गई है कि 22-23 में नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट दी गई थी। अब क्या किया गया है, 23-24 में इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसके लिए सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार कर रही है। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस समय क्रियाशील हैं। जेवर और अयोध्या वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी निर्माणाधीन है। इन सबको मिला देंगे तो उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। तब उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन जाएगा। और ये नमामि गंगा परियोजनाएं हैं, जल संसाधन हैं, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है तो आप इसको जो है रोक के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो नीतिगत बात है वो पूछी जा सकती है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो नई एमएसएमई नीति घोषित की गई 2022 की, रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि इसमें प्रस्तावित है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये लक्ष्य है, और बाकी कितना पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है। ओडीओपी जो उत्तर प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना है, इसमें 23-24 में कितना बजट आवंटित हो रहा है, 200 करोड़ रुपए का बजट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, यूनिटी मॉल, आपने सुना होगा कि एक यूनिटी मॉल बनेगा जहां पर जो है सभी जिलों के प्रोडक्ट जो है वहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे बिक्री के लिए। आगे चढ़ते हैं। अब इसमें जो है 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हमने पीछे देख लिया था। थोड़ा सा ये स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो 320 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो सकते हैं। तो ये उपलब्धि है, उपलब्धि कभी भी पूछी जा सकती है। और उसमें क्या किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। और इस योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बाकी कई सारे जो है उसमें है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो एक बड़ा मिशन है भारत सरकार का, तो उसमें प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत बड़ा बजट है। देख लीजिए 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए। तो ये कुछ ऐसी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं दिख रही। फिल्म सिटी वाला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फिल्म सिटी में कितना निवेश आएगा एक बार रिवीजन कर लीजिए। 10,000 करोड़ से अधिक निवेश आने की संभावना है। कहाँ बन रही है, उत्तर प्रदेश के नोएडा जो है में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 21 जो हमने पीछे पढ़ा था उसको ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना का कार्य चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज जो है, जो गंगा एक्सप्रेसवे कहलाएगा, वो 594 किलोमीटर लंबा है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसकी लागत कितनी है, 36,230 करोड़, 36,230 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, श्रमिक कल्याण से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा। अब यहाँ पर जो है सामूहिक जो विवाह कराया जाता है, तो उसमें जो है सामूहिक विवाह योजना के तहत 35,950 जोड़ों का विवाह अब तक संपन्न कराया गया है। और कुष्ठ रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, तो उसमें धनराशि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से दिव्यांगजन और जो है बाकी योजनाओं का। अब एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, जो नई पर्यटन नीति 2022 की घोषित की गई है, इसके अलावा इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ यूपी करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। 5 वर्षों में
10 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जब कोई नीति केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जैसे वस्त्र उद्योग है में तो 40,000 रोजगार सृजन की संभावनाएं उसमें बताई गई हैं। और इसी तरह से अप्रेंटिसशिप में कितना हो रहा है, युवाओं के लिए जो है अगर स्टार्टअप नीति के तहत वो स्टार्टअप स्थापित करते हैं तो 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह से जो है ये सभी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति और इनक्यूबेटर्स की स्थापना के लिए, फिर लैपटॉप वितरण कार्यक्रम जो सरकार का चलता है, वित्तीय वर्ष 23-24 में इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। फिर एक और उपलब्धि सरकार की है कि 3 महिला पीएससी बटालियन का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिला पीएससी बटालियन है, तो 3 महिला पीएससी बटालियन जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, महिला बाल विकास, ये सब तो वहाँ पर कवर हो ही चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो उत्तर प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना है, इसमें क्या है, प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है और इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तावित किया गया है। और सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु जो है संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब ये पर्यावरण और वन पर्यावरण विभाग के विभिन्न जो है, अब कुछ और प्रमुख उपलब्धियां जो सरकार ने बताई है। रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। गन्ना उत्पादन और एथेनॉल के उत्पादन में सरकार ने सबसे ज़्यादा मतलब पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो 6 वर्षों में 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई है और 36 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया गया है। वर्तमान में मध्य गंगा नहर सिंचाई परियोजना पर कार्य चल रहा है। फिर बिजली से संबंधित जो है, इसमें मूल रूप से जो है ये देख लीजिए कि जो निजी नलकूप उपभोक्ता थे उनको बिजली के बिलों पर जो है 50% की छूट दी गई है। और 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक 4,73,439 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। 5,36,688 मिलियन यूनिट उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई है। अब कहाँ पर तहसील पे, जिला मुख्यालय पे, गांव में कहाँ कितनी विद्युत आ रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया है। तो निर्माण के बारे में कि कितना जो है सड़क निर्माण हो रहा है, एक ये डेटा आपसे कभी पूछा जा सकता है कि प्रदेश में प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य चलता है सड़कों का, और 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नए मार्गों का निर्माण चल रहा है। बाकी कुल कितना हो गया इससे जो है कोई विशेष मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे जो हैं ये पूछा जा सकता है। तो कितने हैं हमारे पास, अभी जो है 6 एक्सप्रेसवे क्रियाशील हैं और उसके अलावा 7 एक्सप्रेसवे जो है निर्माणाधीन हैं। तो 6 और 7 जब जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। जल्दी ही 13 एक्सप्रेसवे कुल उत्तर प्रदेश में होंगे। ये जो 6 एक्सप्रेसवे हैं वो 1225 किलोमीटर की लंबाई कवर करते हैं। फिर स्कूलों में जो है क्या नामांकन में वृद्धि हुई, कितने शिक्षक हुए, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि सरकार का तो काम ही है कि अपनी उपलब्धियों को गिराना। तो और ये जो ज़्यादातर चीज़ें इसमें से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पेंशन के बारे में कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है। फिर खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है किसको, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रथम फेज के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। द्वितीय फेज में सभी ग्रामों के निर्धारित मानकों के अनुसार ODF प्लस उनको बनाया जा रहा है। ये अलग कैटेगरी ODF प्लस। और कितने शौचालयों का निर्माण हुआ,
इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जैसा कि हमने पहले ही बताया था, उसमें उत्तर प्रदेश को 13 पुरस्कार कुल प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि जितना भी बजट में और आर्थिक समीक्षा से संबंधित था हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया। हो सकता है आपको डेटा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है आपको उसी को विशेष रूप से पढ़ना। बाकी सब जो है आपके सामान्य ज्ञान वर्धन की चीज़ें हैं, अगर आप ना भी चाहें तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जो है आपको विशेष रूप से इंगित किया गया है वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आगे कभी बनने की संभावना रहेगी। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।